मेरे दिल में है अरमां कई कई, मेरी चाहत है अभी नई नई। मेरे दिल में है अरमां कई कई, मेरी चाहत है अभी नई नई। रह जाए ना प्यासा प्यार मेरा, मेरे बाहों में भर दे यार मेरा। इतना सा करम तू कर मुझ पर, इतना सा करम तू कर मुझ पर। ऐ रात जरा थम थम के गुजर, ऐ रात जरा थम थम के गुजर। मेरा चांद मुझे आया है नजर, मेरा चांद मुझे आया है नजर। गुड मॉर्निंग सभी साथियों को बहुत सारा प्यार नमस्कार। आप लोग को स्वागत है लिसन की कक्षा में। तो दोस्तों, आज जो हमारा बैटिंग होने वाला है बहुत ही ताबड़तोड़ अंदाज में, क्योंकि आज हमारा यूनिट 2 है। तो यूनिट 2 में पढ़ना क्या है, प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानेंगे। आज जानेंगे कौन सा काल में क्या हुआ था, कौन सा काल में पहिया का आविष्कार हुआ था, कौन से काल में कृषि का आविष्कार हुआ था, कौन से काल में पशुपालन किया गया था, तो कौन से काल में जो हमारा फसल होता है कि मतलब सभी तरह के मतलब प्राकृतिक के बारे में आज हम पूरा पाषाण काल जे भी हो, पूरा पाषाण काल हो, नव पाषाण काल हो, मध्य पाषाण काल हो, इसके बारे में चर्चा करेंगे। कौन सा औजार खोजा गया था, सबसे पहला धातु कौन खोजा गया था मनुष्य के द्वारा प्राचीन इतिहास में, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि जो हमारा दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक्स है, कंसेप्ट है, बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त टॉपिक लेके आया हूँ और आप लोगों को इस तरह समझाएंगे क्योंकि तुम लोग पढ़ रहे हो राकेश सर के साथ। तो राकेश सर के पढ़ने के साथ हुआ कि हमारा बच्चा कोई भी नहीं है, सब बच्चा टैलेंटेड को हम मानते हैं, क्योंकि पढ़ने का तरीका और कंसेप्ट को मैं बदल दूंगा। मैं पढ़ने का तरीका और कंसेप्ट को ही बदलता हूँ। हमारा छपवाने और लिखवाने का जरूरत नहीं है, हमारे साथ पढ़िए और सिर्फ नोटिस कीजिए और ध्यान दीजिए, हमारा लेक्चर से जुड़िए। जो मैं बताता हूँ, जो मैं बोलता हूँ, उसके साथ आप जुड़े रहिए, बस इतने और कुछ नहीं करना है। तो ध्यान देना दोस्तों, ल्यूसेंट लेक्चर 4 है और यूनिट 2, इसमें क्या पढ़ना है वो ध्यान देना। प्रागैतिहासिक काल के बारे में अध्ययन करेंगे। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं प्री हिस्टोरिका। एज बोल लो नहीं तो एरा बोल लो। आज बहुत ही ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग करेंगे। तो पहले दोस्तों ज्यादा से ज्यादा पहले वीडियो को शेयर करो और लाइक करो, नहीं तो मजा नहीं आएगा बिल्कुल। तो मेरा दोस्तों आप लोगों को पहले बताना चाहता हूं कि जो हमारा प्राचीन इतिहास में प्रागैतिहासिक काल को 3 वर्गों में बांटा गया था। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में। तो जो हमारा पहला था उसे बोलते थे प्रागैतिहासिक काल। दूसरा जो हमारा बटा हुआ था उसको बोलते थे क्या? आदि ऐतिहासिक काल। और तीसरा जो हमारा था उसे बोलते थे ऐतिहासिक काल। तो उसके बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। तो मेरा बच्चा ध्यान देना। प्रयाग ऐतिहासिक काल, बच्चा मेरा दूसरा ध्यान देना। आदि ऐतिहासिक काल। और जो हमारा तीसरा था वो ध्यान देना बच्चा, जो हमारा तीसरा था उसे बोलते थे ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल।
तो अब जबरदस्त कंसेप्ट के साथ ध्यान देना। तो प्राग ऐतिहासिक काल और आदि ऐतिहासिक काल कह देंगे किसको? मेन तो मुद्दा ये पढ़ना ठीक है कि हमको पढ़ना है आदि ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल और आदि ऐतिहासिक काल, मतलब इसके बारे में कहते हैं किसको? तो मेरा ध्यान देना बच्चा, जो मैं बताना चाहता हूँ। वैसा काल जिसमें इतिहास घटना का लिखित फॉर्म नहीं है, मतलब अफवाहों पर हो जिसको हम लिख नहीं सकते हैं, ऐसा काल जिसका इतिहास का घटना लिखित फॉर्म में नहीं है। इसका विवरण या घटना लिखित नहीं है। लिखित नहीं है। और आदि ऐतिहासिक काल में क्या है, जो ध्यान देना, तो आदि ऐतिहासिक काल में क्या है, इसका विवरण लिखित तो है लेकिन इसको पढ़ नहीं सकते हैं। इसका विवरण लिखित तो सही में है लेकिन इसको पढ़ नहीं सकते हैं। तो क्या फायदा? मतलब लिखित फॉर्म में है लेकिन पढ़ नहीं सकते, तो क्या फायदा? और जो हमारा तीसरा है बहुत ही पॉपुलर, इसका जो हमारा विवरण है इसमें पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं, तो इसका विवरण लिखित भी है। इसका विवरण लिखित भी है और पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो मेरा बच्चा अपना तुम्हारा समझ में आ गया जबरदस्त कंसेप्ट के साथ। आदि ऐतिहासिक काल किसे कहेंगे? तो वैसा काल जिसका ऐतिहासिक का घटना लिखित फॉर्म में तो है लेकिन इसको हम पढ़ नहीं सकते हैं, और ऐतिहासिक काल में लिखित फॉर्म में भी है और पढ़ भी सकते हैं, इसको बोलते हैं ऐतिहासिक काल। और हमारा प्राग ऐतिहासिक काल ऐसा काल जिसको हम इतिहास की घटना को लिखा हुआ विवरण इसमें लिखित फॉर्म नहीं मिलता है। इतना तो मेरा बच्चा समझ गया होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। अब आगे क्या समझेगा, समझ मेरे बालक। इसका जो पीरियड काल था आदि ऐतिहासिक काल का, जो था 35,000 से लेकर 35,000 बीसी से 35,000 बीसी से 2,500 बीसी। कितना बीसी? 2,500 बीसी। मतलब कहने का मतलब बीसी और एडी एक होता है क्या, समझना मेरे बच्चा, एक होता है एडी और एक होता है बीसी। बीसी का मतलब बिफोर द जीसस क्रिस्ट, और एडी का मतलब होता है एनोडोनियम, मतलब ईसा पूर्व के, जब ईसा पूर्व जन्म लिए थे 0 ईस्वी में, और 0 ईस्वी के बाद को ईस्वी को बोलते हैं एनोडोनियम, एसी में आता है, ईस्वी बोलते हैं। और ईसा पूर्व के जन्म के पहले वाले के, ईसा पूर्व का जन्म हुआ था 0 ईस्वी में, लेकिन ईसा पूर्व के जन्म से पहले को बोलते थे बीसी, और जन्म के बाद बोलते थे एसी। समझ गया? ईस्वी इसको बोलते हैं एडी, उसको बोलता है बीसी। इतना तो बच्चा मेरा अच्छा तरह से तू समझ गया। और आगे समझ, क्या समझ रहा है तू? इसका जो काल था आदि ऐतिहासिक काल का, उसका जो था बहुत प्यारा था। 2500 बीसी से 2500 बीसी से कितना, 1500 बीसी। और इसी के मध्य में क्या पढ़ेंगे, तो हड़प्पा सभ्यता, या और इसी को बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता तो हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता कौन से काल में अध्ययन करते हैं? तो वो करते हैं, मेरा बच्चा बताता है कि वो करते हैं किसमें, आदि ऐतिहासिक काल में। इतना तो बच्चा मेरा अच्छा तरह से समझ गया। आगे समझ, इसका जो ऐतिहासिक काल का जो लिखित फॉर्म और पढ़ भी सकते थे, इसका जो हमारा पीरियड काल था वो कितना था, तो वो था 1500 बीसी से 650 एडी। और एडी में कोई दिक्कत नहीं होगा, मेरे बता दिए हैं, ईसा पूर्व के जन्म के बाद को बोलते हैं एसी। और तू समझ, इसमें आदि ऐतिहासिक काल का जो
मुख्य तत्व क्या है वो तुम समझ मेरा बच्चा। इसमें आदि ऐतिहासिक काल के किस आधार पर इसका काम किया जाता था, मतलब प्राग ऐतिहासिक काल को किस आधार पर रखा गया था, तो इसको रखा गया था जानते किस आधार पर, पत्थर के आधार पर, पत्थर के प्रयोग के आधार पर। इसका जो मेन मुद्दा क्या था, इसका जो प्राग ऐतिहासिक काल का जो मेन मुद्दा था वो क्या था, बहुत अच्छी तरह समझना। पत्थर के आधार पर इसका, पत्थर के प्रयोग के आधार पर इसका विवरण किया गया था। किसको, तो जब लोग पत्थर के आधार पर इसका विवरण किए तो इसका एक नाम दे दिए। उस नाम का मतलब क्या था, पाषाण काल। इसी को प्रयाग ऐतिहासिक काल को ही क्या बोलते हैं, एक नाम तो उसको क्या बोलते हैं, पाषाण काल। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो स्टोन एज। ठीक है, मतलब पत्थर के प्रयोग के आधार पर प्रागैतिहासिक काल का विवरण किया गया था। तो उसी के मध्य पर इसी का एक नाम और है जिसको बोलते हैं क्या, पाषाण काल। तो अब हम अध्ययन क्या करेंगे, और तुम समझना ऐतिहासिक काल का पतन कब हुआ, ऐतिहासिक काल खत्म कब हुआ, तो जब 647 ईस्वी में, ध्यान देना 647 ईस्वी बोलो या इसी को एडी बोलो, जब हर्षवर्धन का मृत्यु हुआ था। मृत्यु के बाद इसका पतन हो गया था बहुत अच्छी तरह के। इतना तो अच्छी तरह से समझ गया होगा। ठीक है, तो मजा आ रहा है, जबरदस्त, बिल्कुल ठीक है। इतना तो याद कर लेना जबरदस्त तरीके से। तो स्क्रीनशॉट लेते हो और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब जानते हैं किसके बारे में, तो अब जानते हैं प्राग ऐतिहासिक काल या पाषाण काल के लोगों, इसमें 3 वर्गों में बांटा गया था पाषाण काल को या प्राग ऐतिहासिक को। तब पहला था पूरा पाषाण काल, दूसरा जो हमारा था उसे कहते थे मध्य पाषाण काल, और तीसरा हमारा आता है इसको बोलते हैं नव पाषाण काल। अब ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग करेंगे तो देखिए कैसा होगा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, हो तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। तो दोस्तों ध्यान देना है बहुत ही अच्छे तरीके से किया। तो जो हमारा प्रयाग ऐतिहासिक काल या इसी को क्या बोलते हैं, तो इसी को बोलते हैं पाषाण काल। पाषाण काल तो मेरे बच्चा ध्यान देना, तू प्रयाग ऐतिहासिक काल और पाषाण काल इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसको 3 वर्गों में बांटा गया था। तो जो पहला वर्ग था वो था पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। और हमारा जो दूसरा था उसे कहते थे मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। और ध्यान देना, और जो हमारा तीसरा था उसे बोलते थे नवपाषाण काल, नवपाषाण काल। ठीक है दोस्तों, तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में
पाषाण काल को विभक्त कर दिया था। लेकिन पूरा पाषाण काल में लोगों कैसे रहते थे जो आप लोग को बताते हैं। तो लोगों रहते थे जो अंगा उंगा नहीं पहनते थे, कपड़ा उपड़ा को पहनते थे नहीं, और इधर उधर मछराते रहते थे इधर उधर। तो उसको लग जाता था भूख, भगवान पेट दे दिए हैं तो भूख तो लग ही जाता है। तो भूख लग गया तो वो देख लिया कहीं पर मिल गया शिकार, तो उसको मार दिया। तो शिकार मिल गया तो कहने का मतलब ये है कि एग्जामिनर अब तक क्वेश्चन इतना ताबड़तोड़ अंदाज में डाल रहा है कि एकदम ऊपर धैल धलावर रहता है। तो क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी में, क्वेश्चन था क्या, तो वो ध्यान देना। किस काल में मनुष्य ने शिकार का अपना मुख्य व्यवसाय बनाया था। तो वो था पूरा पाषाण काल। क्यों बनाया था? क्योंकि यहाँ का लोग खाना बदोश रहते थे, खाना बदोश, इसलिए क्या करते थे, ये शिकार करते थे। ठीक है दोस्तों, तो शिकार करते थे। तो क्वेश्चन बहुत ही ताबड़तोड़ अंदाज में आता है क्या, कि कौन से काल का मनुष्य ने अपने व्यवसाय का मुख्य आधार क्या बनाया था, तो वो बनाया था शिकार। इतना तो अच्छी तरह से समझ गया, मेरा पूर्ण विश्वास है। तो आगे समझना, ये लोग, पूरा पाषाण के लोग बहुत ही खतरनाक रहते थे। कहीं भी जाते थे तो बांस को रगड़ देते थे तो उससे आग निकल जाता था, पत्थर को आपस में रगड़ दिया जाता था तो उससे आग निकलता था। तो इसका आग का आविष्कार किए। आग का आविष्कार कौन से काल में हुआ, तो वो हुआ, हमारा बच्चा बताया कौन से काल में हुआ, तो वो हुआ पूरा पाषाण काल में। आग का आविष्कार बोलो या आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में, और शिकार का मुख्य व्यवसाय बनाया था पूरा पाषाण काल के लोगों ने। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जब शिकार होने लगा तो पशु की कमी होने लगी। तो पशु की कमी होने लगी तो मध्य पाषाण काल के लोगों ने क्या सोचा कि हम पशु को क्या करें, पालतू बना लें। तो पालतू बनाने का मतलब क्या हुआ, कुछ तो पशु बचेगा, ऐसे तो सारा पशु खत्म हो जाएगा, सारा को भी मार मार के खा जाएगा, तो पूरा पूरा पशु खत्म। इसलिए इसने सोचा कि हम क्यों ना पशु पालन कर लें। तो पशुपालन कर लें तो कुछ तो हमारा बचेगा तो खाएंगे, नहीं बचेगा तो जब मन होगा जब हम खाएंगे, और नहीं तो इधर उधर रहेगा तो नागालैंड के जो व्यक्ति होते हैं ना, जो कुत्ते को ऐसे करके होते खा जाते हैं नागालैंड के। तो इसने, तो क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, बहुत ही ताबड़तोड़ अंदाज में आया था। आईएएस में क्वेश्चन क्या आया था कि कौन से काल में मनुष्य ने क्या बोला कि पशुपालन का आविष्कार किया गया था, तो वो था मध्य पाषाण काल में। पशुपालन किया गया था किस काल में, और तो पशुपालन किया गया था तो मनुष्य ने सबसे पहले पालतू किसे बनाया था, तो मनुष्य ने सबसे पहले पालतू डॉग को बनाया था, अर्थात कुत्ता को। पालतू किसे बनाया था, वो बनाया था डॉग, कुत्ता। ठीक है, और जब इसमें, तो कहने का तात्पर्य ये हुआ दोस्तों कि तुम पहले आओ समझ, मेरे दोस्तों बहुत ही तरीके से समझना कि ऐसे कैसे कह देते हैं हम। ठीक है, तुम्हारा कहने का मतलब ठीक है कि पशुपालन किया गया मध्य पाषाण काल में, लेकिन इसकी प्राप्ति, इसका उल्लेख कौन से स्थान में है, तो इसका ध्यान देना मेरे दोस्तों। इसका जो साक्ष्य मिलता है, साक्ष्य का मतलब होता है, साक्ष्य का मतलब होता है कि कौन से स्थान में इसका प्रयोग किया गया था। तो एक जगह का नाम था मध्य प्रदेश, एमपी, और एमपी की जगह का नाम था क्या बोलते थे, उसको बोलते थे, बहुत ही ताबड़तोड़ अंदाज में नाम था, बहुत ही प्यारा नाम था, अहमद, बहुत ही प्यारा नाम था। देखो थोड़ा सा अभी दिक्कत हो रहा है,
बहुत ही प्यारा नाम जिसको बोलते थे, मध्य प्रदेश में जो नाम था उसको बोलते थे आदमगढ़। क्या बोलते थे दोस्तों? आदमगढ़। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ एक था, और राजस्थान, तो राजस्थान में क्या नाम था? बागौड़। बागौड़। दो ऐसा स्थान था जिस स्थान में साक्ष्य मिला था पशुपालन की, उस स्थान में सबसे पहले पता चला कि पशु को पालन किया जाता है आदमगढ़ में और बगौड़ में। उसके बाद मेरे बच्चा तो क्या समझेगा, जो समझ, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है इसमें। जब पशुपालन करने लगे तो मध्यपाषाण काल में हुआ, उसके बाद इसने औजार बनाया। समझना, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है। इसने क्या बनाया था? औजार बनाया था, बहुत ही तरीके से, क्योंकि कंसेप्ट बहुत तरीका है। इसने क्या बनाया था? औजार। तो औजार क्या चीज का बनाया था? तो वो औजार बनाया था पत्थर का। अब पत्थर में आ जाता है स्फटिक। पत्थर में एक, या पत्थर बोल लो या स्फटिक बोल लो, हमारा बच्चा कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा। पत्थर किसे बोलते हैं, स्फटिक एक ही होता है। तो औजार का आविष्कार किया था किस लोगों ने? मध्य पाषाण काल के लोगों ने। और आजाद इसी में पाषाण पाषाण काल में औजार को आविष्कार किसने किया था? तब वो किया था रॉबर्ट ब्रूस ने। रॉबर्ट ब्रूस ने, रॉबर्ट ब्रूट फुट। बहुत ही प्यारा नाम था। जो कब किए थे? तो वे किए थे 1863 ईस्वी में। 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुड ने औजार का वही आविष्कार किए थे। ठीक है। और इसमें एक कंसेप्ट और आता है चित्रकला का। चित्रकला। चित्रकला। तो चित्रकला का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलता था? क्वेश्चन बहुत ही ताबड़तोड़ अंदाज में पूछा जाता क्वेश्चन, कि ये बताओ, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा से अच्छा आता है दोस्तों, हमारा ध्यान देना, कि कौन से काल में चित्रकला शैली का या शैली कला का उल्लेख मिलता है? तो वो मिलता है हमारा किस काल में? मध्य पाषाण काल में। और चित्रकला का पंचतम साक्ष्य जो मिलता है वो मिलता है भीमबेटका में। कहाँ मिलता है? भीमबेटका। और भीमबेटका कहाँ पड़ता है? जो हमारा मध्य प्रदेश में पशुपालन किया गया था, जो साक्ष्य मिलता था, तो वहीं एमपी में मिलता है। एमपी का कहने का मतलब हुआ कि मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भीमबेटका में क्या प्राप्त हुआ था होता है? तो उसमें चित्रकला शैली में पत्थर पर लिखा गया था। जो पत्थर पर जो चित्र लिखा होता है ना, उसी को कहते हैं चित्रकला शैली बोलो, या तो शैली बेहतरीन रूप से बोलो। मतलब चित्रकला शैली का साक्ष्य कहाँ मिलता था? भीमबेटका में, जो पड़ता है मध्य प्रदेश में। तो इतना मेरे बच्चा तो अच्छी तरह से समझ गया हो। और आए इसमें, अब जब लोगों ने क्या किया, तो जब शिकार हो गया, आग का आविष्कार जब कर लिए, फिर पशुपालन कर लिए, उसके बाद कृषि का आविष्कार हुआ। तो समझना बहुत ही तरीका नवपाषाण काल में। कृषि का आविष्कार कौन से काल में हुआ? तो वो हुआ हमारा नवपाषाण काल में। जब कृषि का आविष्कार हो गया मेरे दोस्तों, तो समझना बहुत ही प्यार से, जब कृषि का आविष्कार हो गया, तो सामान लाने के लिए, खाद्य पदार्थ लाने के लिए कोई तो गाड़ी होना चाहिए। तो गाड़ी था बैलगाड़ी, और बैलगाड़ी में लगा होता था पहिया। तो पहिया का आविष्कार कौन से काल में हुआ? एग्जामिनर बहुत ही तरीके से पूछता था। तो क्वेश्चन आया था बिहार पुलिस में, बहुत तरीका से क्वेश्चन क्या था कि पहिए का आविष्कार कौन से काल में हुआ? तो हमारा बच्चा बच्चा बोलेगा कि वो हुआ था नवपाषाण काल में। पहिया का आविष्कार कौन से काल में हुआ? तो वो हमारा हुआ
बहुत ही प्यारा नाम है जिसका बोलते थे क्या, नवपाषाण काल में। और मेरे बच्चा तू आगे क्या समझेगा, अब इसमें फसल हुआ तो कृषि हुआ तो फसल हुआ, तो नवपाषाण काल के लोगों में फसल गेहूं और जौ बहुत ही प्रमुख था। तो गेहूं और जौ का साक्ष्य कहाँ मिलता है, मतलब फसल का साक्ष्य जो था वो कहाँ मिलता था, तो गेहूं का साक्ष्य मिलता है, हमारा बहुत ही प्यारा नाम इसको बोलते हैं मेहरगढ़। मेहरगढ़, और मेहरगढ़ कहाँ मिलता है, तो वो हमारा पड़ता है पश्चिमी बलूचिस्तान। पश्चिमी बलूचिस्तान में जो हमारा पड़ता है क्या, मेहरगढ़। और मेहरगढ़ में गेहूं का साक्ष्य मिला था। एक फसल और होता है जिसको बोलते हैं क्या, चावल। तो चावल का साक्ष्य कहाँ मिला था, चावल का साक्ष्य मिला था हमारा कोलडीहवा में। चावल का साक्ष्य कहाँ मिला था, तो वो मिला था कोलडीवा में। बहुत तरीके से आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से, ठीक, याद कर लेना। और आगे क्या समझेगा मेरा बच्चा, तो ध्यान दे, इसका स्क्रीनशॉट ले और आगे बताते हैं। सौ फूल खिले जब ये खिला रूप सुनहरा, सौ चांद बने जब ये बना चांद सा चेहरा। तो मेरे दोस्तों, बहुत लाजवाब से समझना, और इसमें तुम क्या समझेगा जो समझते हो, बहुत ही प्यारा, जो आप लोगों को बहुत ही निर्मल रूप से आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जो प्रथम औजार, जैसे तो आप लोगों को पता चल गया था कि मध्य पाषाण काल में लोगों ने औजार का आविष्कार पत्थर से किए थे रॉबर्ट ब्रूस ने। उसके बाद क्या समझेगा, जो पहला औजार हमारा था, पहला औजार हमारा था कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी, और कुल्हाड़ी बना किससे होता था, तो वो बना होता था तांबा का। तांबा का तांबा का एक कंसेप्ट ये तुम समझ लिया। दूसरा समझना, मनुष्य द्वारा खोजा गया पहला धातु तांबा था। मनुष्य के द्वारा जो तांबा हमारा है, ये तांबा पहला धातु, मनुष्य के द्वारा खोजा गया पहला धातु कौन है, तो वो है तांबा, जो कुल्हाड़ी बना होता था। इतनी बच्चा तुम मेरे अच्छी तरह से समझ गया है। तो अब तुम क्या समझेगा, जो समझ पास और क्या समझ, पाषाण कालीन में मनुष्य का पाषाण छात्र कहाँ मिला, जो समझना। पाषाण कालीन का पाषाण कालीन के पाषाण कालीन पाषाण कालीन मनुष्य का पाषाण कालीन मनुष्य पाषाण कालीन मनुष्य का प्राचीनतम प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलता है, तो वो हमारा मिलता है, बहुत ही कंसेप्ट है कि पाषाण कालीन मनुष्य का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलता है, तो वो मिलता है हमका नर्मदा नदी के किनारे के निकट, नर्मदा नदी के हमारे निकट मनुष्य का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा यूनिट 2 दोस्तों खत्म होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप लोगों को यह वीडियो
अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो अब तुम समझ लेना बहुत ही तरीका से, क्या कि जो प्राग ऐतिहासिक काल और आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं प्री हिस्टोरिका एरा। और आज ऐतिहासिक काल को बोलते हैं प्रेटो हिस्टोरिका एरा। और ऐतिहासिक काल को बोलते हैं हिस्टोरिका एरा। भाई इतना तो बच्चे नोट कर ले। तो दोस्तों हमारा आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं और हमारा अगला क्लास जाने का टाइम हो गया है। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपका पढ़ाया हुआ तरीका हमें अच्छा लगता है। तो और हम अच्छे तरीक़ा से पढ़ाने का अनुभव करेंगे और अच्छे एक्सपीरियंस के साथ पढ़ाएंगे, क्योंकि हमारा मकसद ही कुछ अलग था। क्योंकि कहने वाले कहते हैं क्या कि तुम बहुत अच्छी तरह समझना दोस्तों, मेहनत लोग ज्ञान से बड़ा नहीं होते। लोगों को काम करने का तरीका और जज्बा होना चाहिए। ज्ञानी क्या होता है, आप लोगों को एक कहानी मैं बताना चाहता हूँ। एक बहुत ही ज्ञान के साथ साथ मेहनत भी बहुत ही लोगों को बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल तक ले जाता है। कैसे? तो वो ध्यान देना दोस्तों, क्योंकि कहना है कि एक व्यक्ति था जो बहुत ज्ञानी था और उस एक नाव पर जा रहा था। तो नाव के व्यक्ति से पूछा कि तुम आगरा का लाल किला देखा है? कहा जी नहीं सर प्रभु, हम तो नहीं देखे हैं। फिर वो पूछता है क्या तुम दिल्ली का लाल किला देखा है? जी नहीं सर हम तो नहीं देखे हैं। तो सोचा कि यार तुम ऐसा क्यों है। अब बहुत पूछा, अब पूछता है क्या कि आगरा का लाल किला का निर्माण किसने करवाया? तो कहा सर हम भी नहीं जानते, लेकिन आप लोग बताना कि आगरा का लाल किला किसने बनाया था? वो बनाया था अकबर ने। और दिल्ली का लाल किला बनाया था शाहजहां ने। आप लोगों को पता होना चाहिए, दिल्ली का लाल किला शाहजहां और आगरा का लाल किला अकबर ने बनाए थे। लेकिन तुम ध्यान देना, तो व्यक्ति ने जब उस पानी से जब नाव पर जा रहे थे तो उसमें आ गया तूफान। तो अब वो व्यक्ति पूछता है क्या तुमको तैरना आता है? तो कहता है कि नहीं। तो तैरना नहीं आता तो वो तो व्यक्ति तैरने में तो कन्फर्म था, मेहनती था। तो वो पानी में कूद कर तैर से निकल गया। तो इसीलिए कहते हैं कि दोस्तों ज्ञान से बड़ा नहीं होता है, मेहनत भी होना चाहिए। ज्ञान प्लस मेहनती होना चाहिए, तभी तो आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा नहीं दोस्तों। ठीक है, तो कहने का मतलब हमारा यही है। अगली वीडियो के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। कल पढ़ेंगे क्या? सिंधु हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जो हमारा लेक्चर 5 रहेगा। हमारा लेक्चर पर आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ही कंसेप्चुअल रहता है। ठीक है दोस्तों, तो इतना तक आप लोगों को अगर आतंक फैला दीजिए, वीडियो को आग में पानी लगा दीजिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।